हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 11 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। पीडीएफ आप लोग एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। जो डेली की पीडीएफ होती है करंट अफेयर की आंसर की के साथ, इसमें आपको स्टैटिक जीके का भी भरपूर डेटा मिलता है, इसलिए आप इसको डाउनलोड करना वहां से ना भूला करिए। पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन पूछा था कि नॉर्थ वेल्स कप जो है, ये इनमें से कौन से खेल से संबंधित है। तो नॉर्थ वेल्स कप शूटिंग में खेला जाता है। और इसमें कंफ्यूजन ये हो जाता है कि एक ट्रॉफी है जिसका नाम है नॉर्थ वेल्स कोस्ट कप। क्या बोलते हैं? कोस्टल एरिया वाला। तो ये कब खेला जाता है? फुटबॉल में। इस वजह से कई स्टूडेंट ने फुटबॉल आंसर कर दिया है, बट आपको ये अंतर ध्यान रखना है। इसी वजह से मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था। ये गलती एग्जाम में कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो आज से दिमाग में बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि नॉर्थ वेल्स कप शूटिंग से एसोसिएटेड है, नॉर्थ वेल्स कोस्ट कप फुटबॉल से एसोसिएटेड है। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल 2022 की रिपोर्ट के आधार पर यह कौन सा भारतीय एयरपोर्ट है जो कि दुनिया के 10 सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में टॉप 10 में शामिल हुआ है। तो ये है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हालांकि अगर फोटो की बात करें तो ये मुंबई एयरपोर्ट है, फोटो में जो आपको दिखाई दे रहा है। खैर, उससे मतलब नहीं है। मतलब आपको ये रखना है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आईजीआई है दिल्ली का, ये 9वें नंबर पर स्थित है। ठीक है। नंबर 1 पे कौन सा एयरपोर्ट रहा? पहले की ही तरह, हमेशा की तरह, अटलांटा एयरपोर्ट नंबर 1 पे है अमेरिका का। अटलांटा एयरपोर्ट पूरे साल भर में करीब करीब 9 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स को डील करता है। सेकंड नंबर पे डालास एयरपोर्ट रहा है, अमेरिका का ही है ये। और तीसरे नंबर पे डेनवर रहा है, ये भी अमेरिका का ही है। तो फर्स्ट 3 जो एयरपोर्ट हैं जो सबसे ज्यादा बिजी हैं, अटलांटा, डालास और डेनवर, ये तीनों अमेरिका के ही एयरपोर्ट हैं। चौथे नंबर पे शिकागो है अमेरिका का। पांचवें नंबर पे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि सबसे ज्यादा बिजी है। आईजीआई 9वें नंबर पे है। 10वें नंबर पे पेरिस एयरपोर्ट है। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा राज्य है जिसने 2022 से 23 के सत्र में सबसे ज्यादा जीआई टैग्स बटोरे हैं? जीआई का मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो यह कौन सा राज्य है जिसके अंदर कई सारी वस्तुओं के लिए इसको जीआई टैग सबसे ज्यादा मिले हैं? तो केरल इसमें नंबर 1 पे रहा है 2022 से 23 के सत्र में। केरल ने टोटल 6 प्रोडक्ट्स में जीआई टैग बटोरे हैं, जैसे कि केरल के बीन्स हो गए, और तरबूज हो गया, लहसुन हो गया, तिल हो गया, चना हो गया। बेसिकली यहाँ पर लाल चने को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है। तो केरल ने 6 प्रोडक्ट्स के साथ नंबर 1 हासिल किया है जीआई टैग्स में। और अगर उससे भी पिछले सत्र की बात करें, जैसे ये तो बात हो गई 2022 से 23 की, 2021 से 22 के सत्र में कौन सा राज्य नंबर 1 पे रहा था? तब उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे रहा था। यूपी को जीआई टैग 7 मिले थे, 7 जीआई टैग्स। एक बात आप बता सकते हो क्या, अभी हाल ही में बिहार को किस चीज के लिए जीआई टैग दिया गया था? तो बिहार को मिथिला माखन के लिए जीआई टैग दिया गया था। मिथिला माखन इसको बोलते हैं। ठीक है। आसाम को किस चीज के लिए जीआई टैग दिया गया है? हाथ से बनने वाले गमोछा के लिए जीआई टैग दिया गया है, गमोछा। ठीक है। उसी तरीके से महाराष्ट्र के व्हाइट अनियन को जीआई टैग दिया गया है, सफेद प्याज, व्हाइट अनियन। केरल में इस टाइम पे पिनाराई विजयन की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल के क्लासिकल डांस 2 हैं, एक तो यहाँ पर कथकली है क्लासिकल डांस, और दूसरा है मोहिनीअट्टम। और तमिलनाडु का कौन सा क्लासिकल डांस है? जिसको बोलते हैं भारतनाट्यम। उड़ीसा में उड़ीसी है। और आंध्र प्रदेश में कौन सा क्लासिकल डांस है? इसको बोलते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अभी हाल ही में हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 54 फीट ऊंचा एक हनुमान जी का स्टैचू इनॉग्रेट किया गया है सारंगपुर मंदिर में। तो सवाल यह है कि सारंगपुर मंदिर जो है, यह कौन से राज्य में स्थित है? यह मंदिर गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में। और गुजरात में कौन से डिस्ट्रिक्ट में? इसको बोलते हैं बोताड डिस्ट्रिक्ट। क्या बोलते हैं? बोताड डिस्ट्रिक्ट। तो वहां पर हनुमान जी का 54 फीट ऊंचा स्टैचू इनॉग्रेट किया गया इस बार हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर। और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा यहाँ पर एक और फ्लीट का उद्घाटन किया गया है। दरअसल यहाँ पर एक नई फैसिलिटी शुरू करी गई है, और ये फूड फैसिलिटी है यात्रियों के लिए। तो एक पूरा परिसर बनाया गया है कि जो यहाँ पर श्रद्धालु होंगे
वो आकर मंदिर परिसर का भोजन जो है ये प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। एक बार में 4,000 लोग यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में फैसला लिया है कि भारत के अंदर कितने नए परमाणु रिएक्टर बनाए जाएंगे। तो एक साथ अगर बोला जाए तो केंद्र सरकार ने 10 परमाणु रिएक्टर्स को बनाने की मंजूरी दे दी है। और इतना ही नहीं, साथ में हैवी वाटर रिएक्टर्स के लिए भी मंजूरी दी गई है। ये भी 10 बनेंगे और इनसे 700 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। तो ये अपने आप में काफी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और इनके लिए जो कॉस्ट है वो कितनी आवंटित करी गई है, 1,05,000 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क तो आप सभी लोग जानते हो, तो वहीं पर गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। गज का मतलब क्या होता है, हाथी। हाथी का पर्यायवाची है गज। ठीक है। तो गज उत्सव 2023 का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने काजीरंगा नेशनल पार्क को विजिट किया और वहां पर खुद अपने हाथों से इसका उद्घाटन किया है। ऑल्सो उन्होंने माउंट कंचनजंगा एक्सपीडिशन 2023 का भी उद्घाटन किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो यह आसाम के सबसे पुराने नेशनल पार्क में से एक है। पिछले साल आसाम में टोटल 7 नेशनल पार्क हो गए हैं। 5 पहले से ही मौजूद थे, 2 नए बने हैं। एक तो रायमोना नेशनल पार्क नया बना था और देहिंग पतकाई, क्या नाम है, देहिंग पतकाई। और ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये हाथियों के लिए ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 12वीं वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई गई है। इसका रूट क्या है। तो जो 12वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया है और ये चलेगी सिकंदराबाद से लेकर तिरुपति तक। कहाँ तक, तिरुपति तक। तो ये 12वीं वंदे भारत एक्सप्रेस का रूट होगा और ये डिस्टेंस कवर करेगी 662 किलोमीटर। और इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेशन होंगे जहां पर ये रुकेगी। एक तो नीलौर में रुकेगी, ये अंगोल में रुकेगी, गुंतूर में रुकेगी और इसके अलावा नालगोंडा में रुकेगी, नालगोंडा। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस अभी हाल ही में कहां से कहां तक चलाई गई थी। क्योंकि मुश्किल से एक सप्ताह पहले ही इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए मैं ही बता देता हूँ। 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश से लेकर नई दिल्ली तक चलाई गई है। मध्य प्रदेश में रानी कमलापति से लेकर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन दिल्ली तक ये चलाई गई थी। और ये कब चलाई गई है, 1 अप्रैल को ही, इसी महीने की शुरुआत में ही चलाई गई। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से लेकर माता वैष्णो देवी मंदिर कटरा और तीसरी मुंबई से लेकर गांधीनगर तक चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी है जिसने अभी हाल ही में अपने कस्टमर्स के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है पिन कोड। और ये जो पिन कोड नाम का एप्लीकेशन है ये आपको घर बैठे जो कॉमर्शियल आइटम्स हैं उनको उपलब्ध कराने में मदद करेगा। मतलब घर बैठे आप ऑर्डर कर सकते हो और आपको सारा सामान आपके हाथ पर मिलेगा घर के अंदर, डोर टू डोर। तो ये कंपनी है फोन पे। फोन पे ने एक नया एप्लीकेशन पिन कोड के नाम से लॉन्च किया है और इसमें ये 6 चीजों को कवर कर रहे हैं। पहली चीज तो आप फूड इसमें कवर है, आप खाना तो मंगा ही सकते हो जैसे स्विगी या जोमेटो से। इसके अलावा ग्रोसरी आइटम, ठीक है, आप मंगा सकते हो। फार्मास्यूटिकल आइटम मतलब आप मेडिसिन वगैरह भी मंगा सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी आप मंगा सकते हो इसमें। ओके। होम डेकोर आइटम भी मंगा सकते हो, घर को सजाने के आइटम। इसके अलावा फैशन के आइटम भी आप मंगा सकते हो, जैसे कि कॉस्मेटिक आइटम्स वगैरह हो गए, ये सब। तो ये 6 तरीके के आइटम इनिशियल स्टेज में इसमें कवर किए गए हैं। और इसको इनिशियली कौन से शहर से लॉन्च किया गया है, तो अभी ये सिर्फ बैंगलोर में ही उपलब्ध है। सिर्फ बैंगलोर वाले ही इसका फायदा ले सकते हैं। और इसमें आप वैसे मत समझिएगा कि आप ये मान के चलो जैसे स्विगी और जोमेटो होता है ना, कि अगर उसमें लिस्टेड है तो ही आपको दिखेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको आपके मोहल्ले के आसपास और भी कई सारे मोहल्लों से कनेक्ट कर रहा है। इसको किसी ब्रांड वैंड से मतलब नहीं है। जैसे मान लो कि आपका घर है और आपके घर के पीछे की गली में एक दुकान है और वो दुकान सुरेश की है मान लो, ठीक है। अब सुरेश को आप जानते हो कि हाँ वहां पे वो एक जनरल स्टोर खोल के बैठा हुआ है। अब आपको चाहिए क्या, 2 पैकेट मैगी चाहिए और मान लो आपको एक चिकन मसाला चाहिए, एक आप मान लो कसूरी मेथी चाहिए, 2 किलो आटा चाहिए। तो ऐसे में ये आपको मदद करेगा, इस तरीके के आइटम्स में आपको मदद करेगा।
और रेडीमेड फूड आइटम्स में भी तो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो आप घर बैठे नॉर्मली जैसे आप शॉपिंग करके जाते हो झोला लेके, वो सारी चीजें यहाँ पर बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगी। खैर बैंगलोर में ये कोई नई चीज नहीं है, बैंगलोर में बहुत पहले से कई एप्लीकेशन काम कर रहे हैं, बट फोन पे ने अभी इसको नया लॉन्च किया है। 2015 में फोन पे की स्थापना करी गई थी। इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं आमिर खान, और इसकी स्थापना समीर निगम के द्वारा करी गई थी जो इसके सीईओ हैं। फोन पे का हेडक्वार्टर है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन में भारत को फर्स्ट सीट के लिए इलेक्ट किया गया है अगले 4 साल के लिए। ये कौन सा देश है जिसको दूसरी सीट के लिए इलेक्ट किया गया है? देखिए, फर्स्ट सीट का मतलब भारत इसकी अध्यक्षता अब करेगा। दूसरी सीट का मतलब को चेयरमैनशिप किसके पास गई है? तो को चेयरमैनशिप गई है साउथ कोरिया के पास। दक्षिण कोरिया दूसरे नंबर पे रहा। और तीसरे नंबर पे कौन रहा है? तीसरे नंबर पे चाइना रहा है। और चौथे नंबर पे यूनाइटेड अरब अमीरात रहा है। अगर बात करी जाए यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन की, तो भारत कब से इसका सदस्य है? तो भारत 2004 में पहली बार इसका सदस्य बना था। यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन की स्थापना 1947 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे शिगेरू कावासाकी। शिगेरू कावासाकी जापान के। अगला क्वेश्चन है, वेल्सपन न्यू एनर्जी लिमिटेड जो कि एक एनर्जी बेस्ड कंपनी है, इसके नए सीईओ और ईडी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो अब इसका पदभार संभालेंगे कपिल महेश्वरी। कौन है? कपिल महेश्वरी। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है? क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो? ये मेरा आपसे आज का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। और अगर एनर्जी सेक्टर में बात करें तो 20 साल से ज्यादा का इनको रिच एक्सपीरियंस है। इससे पहले ये रिलायंस एनर्जी में भी काम कर चुके हैं। वेल्सपन न्यू एनर्जी लिमिटेड की अगर बात करें तो 2002 में ये कंपनी बनी थी। नई दिल्ली में इसकी स्थापना करी गई थी और यही इसका हेडक्वार्टर है। और सीईओ तो अब आपको पता ही है कपिल महेश्वरी हैं। क्या आप बता सकते हो, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था यूईएफए के नए प्रेसिडेंट के रूप में एक बार फिर से किसको इलेक्ट किया गया है? नाम ध्यान रखिएगा, एलेक्जेंडर कैफरिन। एलेक्जेंडर कैफरिन अगले 5 साल के लिए फिर से इलेक्ट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में अभी हाल ही में चार्ज किसने संभाला है? तो कलिकेश सिंह अब इसका चार्ज संभाल चुके हैं, और इन्हीं के हाथों में दारोमदार होगा राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, और अगर इसकी बात करें एनआरएआई की, तो इसकी स्थापना 1951 में करी गई थी। नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, और इसके फाउंडर या फर्स्ट प्रेसिडेंट आप बोल सकते हो जीवी मावलंकर हैं। जीवी मावलंकर, इनके बारे में आई एम श्योर आपने पॉलिटी में सुना होगा। और अगर बोला जाए कलिकेश सिंह देव ने किसको सक्सीड किया है, तो इन्होंने रनिंदर सिंह को सक्सीड किया है। रनिंदर सिंह। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है, अडानी ग्रुप का जो हाइफा पोर्ट कंपनी है, इसके नए एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में देख रहे हैं, ये है रॉन माल्का। क्या नाम है? रॉन माल्का। अब सवाल उठता है, ये है कौन? ये एक इजरायली है, और सिर्फ इजरायली ही नहीं, नॉर्मल इजरायली या कोई ब्यूरोक्रेट नहीं। इजराइल की तरफ से ये भारत में एम्बेसडर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। मतलब इजराइल के राजदूत के रूप में भी ये भारत में कार्य कर चुके हैं। और बहुत दूर नहीं, अभी हाल ही में 2018 से 21 तक ये भारत के राजदूत थे इजराइल की तरफ से। इतना ही नहीं, ये भूटान और श्रीलंका के राजदूत में भी कार्यरत रह चुके हैं। बट वो एक अलग बात है कि जब ये भूटान और श्रीलंका के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे, उस टाइम पर ये वहां रहे नहीं है, बट ये भारत में लगातार 18 से 21 तक रहे भी हैं, क्योंकि यहाँ पर ये स्पेशली राजदूत थे। तो अब ये रिटायर हो गए हैं अपने पद से, और अडानी ग्रुप ने इनको हायर कर लिया है। तो अडानी ग्रुप का ये जो पोर्ट कंपनी है, इसको ये संभालेंगे। इसराइल में इस टाइम पे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू है। अभी हाल ही में कुछ ही महीनों पहले ये फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। बेंजामिन नेतान्याहू इसराइल के सबसे ज्यादा टाइम पीरियड तक सर्व करने वाले प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। और इस टाइम पे इसराइल के राष्ट्रपति हैं इशाक हेर्जोग। क्या नाम है? इशाक हेर्जोग। अगला क्वेश्चन है, जो आपको पिक्चर में दिख रही है ना, इनका नाम है किम कॉटन। और ये पहली ऐसी महिला अंपायर बन गई हैं जो कि मेंस क्रिकेट मैचेस में अंपायरिंग कर रही हैं T20 फॉर्मेट में। ठीक है, तो न्यूजीलैंड में श्रीलंका से न्यूजीलैंड का जो मैच हो रहा है, उसके सेकंड मैच में जो कि डुनेडिन में हो रहा है, वहां पर ये अंपायरिंग कर रही हैं। तो किम कॉटन कौन से देश से बिलोंग करती हैं? ये न्यूजीलैंड की ही है। इससे पहले अगर बात करें विमेंस गेम में, तो विमेंस में ये काफी अंपायरिंग कर चुकी हैं, अच्छा खासा इन्हें एक्सपीरियंस है।
विमेंस में 54 T20 मैचेस में एम्पायरिंग कर चुकी हैं और 24 ओडीआई में एम्पायरिंग कर चुकी हैं। बट ये पहली बार इनके लिए अनुभव होगा कि मेंस T20 में एम्पायरिंग कर रही हैं। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन और इंग्लैंड की लंदन, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, दक्षिण अफ्रीका की 3 कैपिटल है। एक तो केपटाउन है, दूसरी है प्रिटोरिया और तीसरी है ब्लूम फाउंटेन। श्रीलंका की भी 2 कैपिटल हैं, एक तो जयवर्धने और दूसरी कोलंबो। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है जगन्नाथ महतो, जो कि शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। यह कौन से राज्य के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत थे? यह झारखंड के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। और इतना ही नहीं, विधानसभा में इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। ये 4 बार एमएलए रह चुके हैं, तो इनका राजनीतिक कार्यकाल बहुत अच्छा खासा और लंबा रहा है। और इनके राजनीतिक एक्सपीरियंसेस की वजह से इनको टाइगर जगन्नाथ दा के नाम से भी जाना जाता था। एक और नाम इनको दिया गया था टाइगर महतो। ओके। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी ये थी डुमरी। डुमरी डुमरी कहाँ पड़ता है? गिरीद में पड़ता है, गिरीद डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे अभी हाल ही में कौन से दिन मनाया गया? विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को अभी हाल ही में मनाया गया, मतलब कल के दिन। और इस बार 2023 की थीम थी वन हेल्थ वन फैमिली। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि होम्योपैथी के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए और ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन में होम्योपैथी और आयुर्वेदा का हम लोग यूज करें। एलोपैथी दवाओं का यूज हमें कम करना है, होम्योपैथी का यूज हमें बढ़ाना है। मोदी सरकार के द्वारा आयुष मंत्रालय का भी गठन इसी पर्पज से ही किया गया है। आयुष में ए का मतलब है आयुर्वेदा, वाई का मतलब है योगा, यू का मतलब है यूनानी, एस का मतलब है सिद्ध और एच का मतलब है होम्योपैथी। क्या आप बता सकते हो अभी यूनानी मेडिसिन संस्थान हाल ही में योगी आदित्यनाथ के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पर? तो इसका उद्घाटन दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद के अंदर किया गया। गाजियाबाद में जो सीबीआई एकेडमी है उसके जस्ट बराबर में ही यूनानी इंस्टीट्यूशंस का उद्घाटन किया गया है और करीब इसको 6 महीने हो गए हैं इनॉग्रेट हुए। अभी हाल ही में हम लोगों ने वर्ल्ड हेल्थ डे कौन से दिन मनाया? 7 अप्रैल को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस बार की थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। अब मेरा आज का सवाल आपसे, जो कि बहुत ही सिंपल है, आप में से कितने लोग बता सकते हैं नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कौन से वर्ष में करी गई थी? 88, 99, 74 या 56? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन में आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एमटीएस अगर आप देने जा रहे हो तो लास्ट 30 डेज के अंदर जो भी मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्वेश्चंस की, वो बैच आप ले सकते हो। जो कि बिल्कुल नए हैं एमटीएस के लिए भी, अगर वो भी कोई करिश्मा करना चाहते हैं तो आपके लिए रिकॉर्डेड बैच है पूरा, आप इसे भी ले सकते हो। इसके अलावा रिकॉर्डेड वीडियो वीओडी बैचेस में बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। जो लाइव कोर्सेस अटेंड करना चाहते हैं तो कल से 12 तारीख से सीजीएल 2023 के लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह वो सारी चीजें आपको एग्जाम इंजन पर मिली जाएंगी। रिकॉर्डेड हिस्ट्री का अगर आप बैच लेना चाहते हैं फॉर एनी एग्जाम तो वो भी अवेलेबल है। पॉलिटी का भी अवेलेबल है। ज्योग्राफी का रिकॉर्डेड 2 से 3 दिन में लाइव हो जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।